समान रूप से पड़ता है, जबकि संचालित करने में इनकी भूमिका बिल्कुल ही नगण्य है। महिलाएँ ही हैं जो हिंसा, विस्थापन और जो सामाजिक प्रतिक्रियाएँ हैं, उनका सबसे अधिक बोझ उठाती हैं। परंतु फिर भी नीति निर्माण के मंचों पर उनकी आवाज़ों को बड़ी ही आसानी से, बहुत ही साफ़गोई से दबा दिया जाता है। तो इतिहास के युद्ध क्षेत्रों से लेकर हाल में ही जो पहलगाम के हमले हैं, जो भारत में त्रासदी हुई, जहाँ पर हमारी बहन जो थी हिमांशी नरवाल जी ने उन्होंने जब शांति की वकालत करने के लिए वो आगे आईं, तो उन्हें ही घृणित साइबर हमलों का सामना करना पड़ गया था। तो महिलाओं की पीड़ा इस मामले में गहरी और अनदेखी अब तक बनी हुई है। आज़ादी के बाद हम यहाँ तक आ गए, पर महिलाओं की पीड़ा को लेकर के कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आज मैं वैश्विक दृष्टिकोण में जो व्लादिमीर लेनिन हैं, उनके क्रांतिकारी विचार और कुछ समकालीन उदाहरणों को भी सामने रखने की कोशिश करूँगी। मुझे जितना मैंने लेनिन को पढ़ा, मैंने समझा कि युद्ध केवल हथियारों का टकराव ही नहीं है, बल्कि ये ऐसी तबाही लेकर आता है जो तत्कालीन जो समाज है, उनको ये आकार देता है, और इसी की सबसे बड़ी कीमत जो है वो महिलाएँ चुकाती हैं, उनके बच्चे चुकाते हैं। जैसा कि मेरी बहन वंदना ने अभी बताया कि किस तरह जो बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं, जो ये त्रासदी से जो देश गुज़रते हैं, जो समाज गुज़रता है, उसके बाद जिस प्रकार की जो प्रताड़नाएँ वो महिलाएँ और उनके बच्चे झेलते हैं, वही तो आगे चल के समाज बनाते हैं। तो आज किस बूते पर एक इंसान इतनी आसानी से ये बात कह जाता है कि हमें तो युद्ध चाहिए? बल्कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जो महिलाएँ हैं, वो अद्वितीय जोखिम का सामना करती हैं। और एक बहुत ही संवेदनशील विषय है कि युद्ध में बलात्कार को हम अक्सर हथियार के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ये पुरुषों का एक जो मेल डोमिनेंसी का सुनिए। सामान्य बात हो गई है कि एक समाज को यदि उनको अपमान करना हो, उनके नियंत्रण उन पर स्थापित करना हो, तो वो बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो 1990 के दशक की जो एक महा त्रासदी थी, जिनकी हम बात करें, जिस संघर्ष में 2 लाख से अधिक महिलाएँ जो थी वो यौन हिंसा का शिकार हुई थी, जो पूरा विश्व और उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो संवेदनशील हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इन चीज़ों को इतनी आसानी से भूल ही नहीं सकते हैं। अभी हालिया तौर पर बात करें तो जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल शोफे कुरैशी के ऊपर, जो कि खुद रक्षा मंत्रालय और भारतीय फ़ौज के प्रवक्ता हैं, उनके बारे में भी बेहद घृणित टिप्पणी कर दी। तो आम औरतों का तो यहाँ पर क्या ही हम मुद्दा उठाएँ, जब उस स्तर पर बैठी, उस जगह पर बैठी, उस पावरफुल लेडी के बारे में जब लोग कहने के बारे में नहीं चूकते हैं, एक दोबारा नहीं सोचते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो विश्व भर में ये समझना होगा कि विस्थापन और आर्थिक संकट ने जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, विशेष रूप से हम देखेंगे जो महिलाएँ हैं और जो बच्चे हैं, उनको बड़ी ही गहराई से प्रभावित किया है। दरअसल 80% शरणार्थी जो हैं वो आंतरिक रूप से विस्थापित जो हुए हैं, उसमें महिलाएँ और बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में शामिल हैं। और सीरिया जैसे जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, उसमें तो हर चौथे विस्थापित परिवार की मुखिया जो है वो एक महिला ही है। और इस प्रकार की महिलाएँ जो हैं वो अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जो है, शिक्षा है और आजीविका के अवसरों से ही वंचित रहती हैं। दरअसल महिलाएँ अपने आधे हक के पूरे संघर्ष के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देती हैं। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें, चाहे भारत की बात करें, तो मणिपुर और असम जैसे जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र हैं, उसमें भी महिलाएँ न केवल परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको उठाती हैं, उनको निभाती हैं, इसके साथ-साथ उनको अपने बच्चे को वो परवरिश भी देनी है कि भविष्य में वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसके पास एक समझ विकसित हो सके। तो इस समय उसको सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आप और हम शायद एसी के कमरों में बैठकर ना समझ सकें। हाल के कुकी और मेते समुदायों के बीच जो हिंसक हमले हुए, मुझे नहीं लगता है कि उसकी चर्चा करना मेरे लिए यहाँ आवश्यक है। आप सभी भली-भाँति परिचित हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि एक महिला जो है वो केवल शारीरिक मृत्यु का सामना नहीं करती है, बल्कि ये बलात्कार जैसे जो अमानवीय यातनाएँ हैं और सामाजिक अपमान है, उससे भी जूझती है। तो यहाँ पर बात केवल मृत्यु की तो नहीं रह गई। जब एक स्त्री का रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की जाती है, तो क्या महिला सिर्फ़ हत्या के दंश को ही झेलती है? वो स्त्री 2 बार मरती है। वो पहले तब जब वो उस बलात्कार के दंश को झेलती है, और दूसरा तब जब वो सच में उसकी शारीरिक मृत्यु होती है।
तो महिला को अपने जीवन काल में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दबावों की जो चक्की में बार-बार पिसना पड़ता है, यदि पुरुष उसका साथ ना दे, तो लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है साथियों कि मैं पुरुषों की पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मृत्यु सभी के लिए समान है, लेकिन महिलाओं के सामने जो अनूठी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि आप बात करें कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होते हैं, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर है या जो सोसाइटल स्टिग्मा है महिलाओं के प्रति कि उनको एक अनोखे रूप में देखा जाता है कि नहीं यही ही होना चाहिए तभी वो एक आदर्श स्त्री कहलाएगी, ये उनके संघर्ष को और अधिक जटिल बना देता है। और विस्थापन के दौरान जो महिलाएँ हैं, वो अक्सर परिवार की एकमात्र कमाने वाली औरत बन जाती हैं। फिर भी उनको नौकरियों में, शिक्षा में और कानूनी सुरक्षा तक जो पहुँच है उनकी वो बहुत सीमित रह जाती है। जैसे कि मणिपुर में आप देखेंगे तो सेम वहाँ पर हालात है, तो इन हालातों से होता ये है कि वो औरत है और जो बच्चा है, जो अपनी माँ को एक गरिमामय जीवन नहीं दे पाता है, उसको उस जीवन को हमने जैसे अपनी माँओं को बहुत अच्छी स्थिति में देखा है। सबके अपने-अपने अनुभव होंगे, लेकिन वो बच्चा जिन्होंने अपनी माँ को गरिमा रहित जीवन जीते देखा हुआ है, क्या वो बच्चा कुंठा से ग्रसित नहीं होगा? क्या इसके उसकी परवरिश में, उसके आने वाले भविष्य में क्या इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ये हम देखते हैं कि बात सिर्फ़ यहाँ पर महिलाओं की नहीं है, इसमें छिपी हुई कहानी है उन बच्चों की भी, जिनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो नीति निर्माताओं को और समाज को ये समझना बेहद ही आवश्यक है कि महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा, विशेष आर्थिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़रूरत है ताकि वो इन संकटों से उभरें और अपने पूरे परिवार को ही एक बेहतर भविष्य दे सकें। युद्ध